जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिस्ट्री के जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों के ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें रहेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अधिकतर सवाल होंगे। इंडियन ज्योग्राफी के एक दो सवाल ही आपको मिलेंगे, तो ये 20 सवाल हम लोग देखेंगे। और अधिकतर जो है या लगभग सारे सवाल ही नए तरीके के सवाल हैं, कहीं से लिए नहीं गए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है ये, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको देखिएगा। और जो भी पीडीएफ है वो जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाता है। पिछले भी सारे जितने भी पीडीएफ्स हैं वो शेयर कर दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है मध्य पाषाण कालीन स्थल यानी मीजोलिथिक साइट, और उसके बगल में आपको दिया गया है राज्य और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले है लंघनाज। तो लंघनाज जो है, ऐसे देख लेते हैं एक साथ। लंघनाज जो है वो राजस्थान में है, बिल्कुल ठीक है। सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी ठीक है। और बीरभानपुर जो है वो उड़ीसा में है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बीरभानपुर जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, दामोदर नदी के दाएं तट पर। तो ये दुर्गापुर के पास में दामोदर नदी जो बहती है बर्धमान जिले में, पश्चिम बंगाल के, वहाँ पर आपको ये मध्य पाषाण कालीन स्थल जिसे मीजोलिथिक साइट हम बोलते हैं बीरभानपुर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा जो है वो सराय नहर राय की हो गई है, तो सराय नहर राय बहुत महत्वपूर्ण मेसोलिथिक या फिर मध्य पाषाण कालीन स्थल है और ये प्रतापगढ़ जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। 2016 यूपी पीसीएस में एक सवाल पूछा गया था दमदमा साइट के बारे में, दमदमा स्थल के बारे में। तो दमदमा एक ऐसा स्थल था जहाँ पर एक ही कब्र में 3 इंसानों की जो लाश थी उसमें, तो ठीक है, तो 3 इंसानों के हड्डियां एक साथ वहां पर देखने को मिली थी। तो दमदमा वो साइट था जहां पर 3 3 लोग एक साथ गाड़े गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। और दमदमा भी जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का। सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे भारत में, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो पहला लाइन जो है वो आपके सामने ये दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडो ग्रीक्स जो थे यानी कि इंडो यूनानी, वो पहले ऐसे थे जिन्होंने सोने के सिक्के को जारी किया था। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो यूनानियों ने जारी किए थे। दूसरा है वीमा काथफिसिस जो कि कुषाण शासक हैं, वो पहले ऐसे शासक हुए थे भारत में जिन्होंने सोने के सिक्के को बहुत बड़े स्तर पे जारी किया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए कुषाण शासक जो थे वीमा काथफिसिस, ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के को बहुत बड़े स्तर पे, लगभग लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जितना उनका साम्राज्य था और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के को उन्होंने जारी किया था। और लेकिन सबसे पहले कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के को भारतीय उपमहाद्वीप में जारी नहीं किया था, उसे जारी करने वाले इंडो ग्रीक्स यानी कि इंडो यूनानी थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यूपीएससी में 2 3 बार ये सवाल पूछ लिया गया है और हो सकता है कि यूपी पीसीएस में भी यारो यारो में इस तरह का सवाल देखने को मिले। तो आपके सामने एक तरफ दिया हुआ है मार्शल आर्ट डांस, ठीक है, मार्शल आर्ट नृत्य, और दूसरी तरफ आपके सामने वो क्षेत्र दिया हुआ है जहां पर इसे परफॉर्म किया जाता है, इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो गटका जो है, गतका बोल लीजिए, गटका बोल लीजिए, ये पंजाब में मार्शल आर्ट डांस होता है, ये बिल्कुल ठीक है। थांगता जो है वो मणिपुर का है नृत्य, मार्शल आर्ट नृत्य। उसके बाद कथी समूह जो है वो आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है और सिलंबम जो है वो केरल में परफॉर्म किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिलंबम जो है वो तमिलनाडु में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। और कलारी पयट्टू जो है वो केरल में इसका परफॉर्मेंस दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ सवाल को देख लेते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा निर्णय लाहौर सेशन जब कांग्रेस का हुआ था 1929 में, तब नहीं लिया गया था। यानी निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान नहीं लिया गया था। पहला ऑप्शन है जो गोल मेज सम्मेलन जिसे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसको स्वीकार किया गया था या उसको स्वीकार किया जाना था। तो ये यही गलत हो गया, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, क्योंकि जो गलत है उसी को हमें टिक करना है।
तो जब 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन का आयोजन किया गया था, तब गोलमेज सम्मेलन को स्वीकार नहीं किया गया था। इसीलिए पहले गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की मौजूदगी आपको नहीं देखने को मिलती है। दूसरा, जब गांधी इरविन समझौते के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करके गांधी जी समझौते में हस्ताक्षर किए थे इरविन के साथ में, तब दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। और फिर तीसरा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें फिर से कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वतंत्रता, वही कांग्रेस के लक्ष्य को घोषित किया गया था। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस कार्य समिति है, उसे इस बात का अधिकार दिया गया था कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करें, जिसमें यह भी शामिल होगा कि करों को नहीं चुकाना है, टैक्स नहीं देना है। और जितने भी उस समय के विधायक लोग थे, उनसे भी कहा गया था कि आप लोग रिज़ाइन दे दीजिए। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा जो है वो ये था बात कि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर तरफ जश्न मनाया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला वाला ही केवल गलत था। बाकी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें डिटेल काफ़ी दिया गया है, बिल्कुल टू द पॉइंट है कि कैसे कैसे स्वराज्य की मांग की गई। इसको अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग से जुड़े हुए थे या उसकी स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जो कि 1928 में जिसकी स्थापना की गई थी, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो की गई थी, उसमें कौन कौन से हमारे स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए थे, यानी फ्रीडम फाइटर जुड़े हुए थे? यही सवाल है। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस जी, श्रीनिवास अय्यंगार और जवाहरलाल नेहरू। तो जो ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है यानी भारतीय स्वतंत्रता लीग, उसमें ये तीनों ही लोग जुड़े हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास अय्यंगार। इस संगठन को जब 1928 में बनाया गया था, तो इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे श्रीनिवास अय्यंगार, और सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी, ये दोनों लोग उसमें सचिव के पद पर तैनात थे। और 1928 में आपको पता ही है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी 1928 में। जब साइमन कमीशन का फेलियर हो जाता है, भारतीय उसे अपनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि 7 लोगों की कमेटी में कोई भी भारतीय नज़र नहीं आया, सब के सब विदेशी लोग थे। ऑल वाइट कमीशन भी उसे कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को वो पहली बार भारत आया और अक्टूबर नवंबर के समय में दूसरी बार आया। पिछली बार के सवाल में ये पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत में कब आया या फिर दोबारा कब आया। तो जब भारतीयों ने साइमन कमीशन के किसी भी सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया, तब उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, वाइस रॉय थे, उन्होंने भारत को चैलेंज दिया। और लॉर्ड बर्किनहेड उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो लोगों ने चैलेंज दिया कि आप अपना खुद का संविधान बना के दिखाइए। तब उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी की अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया और उसके बाद संविधान खुद से बनाने का एक दावा पेश किया गया। तो उसी से जुड़ा हुआ ये सारी घटनाएं हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था धरसाना सॉल्ट वर्क्स के ऊपर रेड करने के लिए, उसमें कौन कौन से लोग शामिल है ये आपको बताना है। यानी गांधी जी द्वारा आयोजित नमक सत्याग्रह के संदर्भ में धरसाना नमक कारखाने पर छापे के दौरान निम्नलिखित में से कौन से लोग शामिल थे? तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और अंबिका कांत सिन्हा। तो अंबिका कांत सिन्हा जी इसमें नहीं थे शामिल, सरोजनी नायडू जी थी और इमाम साहब थे। तो महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब इमाम साहब उनके साथ के कलीग थे, उनके साथ कार्य किए हुए थे। देखिए, ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी के तट पर पहुंचा था। इसमें 2-3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। पहले क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने अपनी इच्छा जताई, एक पत्र लिखकर वाइस रॉय लॉर्ड इरविन के सामने मई में 4 मई को, कि वो धरसाना में जो नमक बन रहा है उसका एकाधिकार जो कि अंग्रेजों के पास में है, वो वहाँ पर जाके रेड करना चाहते हैं। वहाँ पर उसे रेड करने का मतलब यही रहता है कि वहाँ पर जाएंगे तो स्ट्राइक करेंगे, रोकेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेजों ने उस पत्र को सीरियसली लिया और महात्मा गांधी जी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। 4 मई के बाद अब दिन आया 21 मई 1930 और इस समय सरोजनी नायडू जी,
इमाम साहिब जो कि गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका के दिनों में सहयोगी रहे हैं, और मणिलाल मणिलाल जो कि महात्मा गांधी जी के पुत्र रहे थे। तो महात्मा गांधी जी के नहीं उस समय गैर मौजूदगी पर धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर छापे का जो नेतृत्व था वो इन्हीं लोगों ने किया और उस कार्य को संभाला। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस समय कौन से ऐसे पत्रकार थे, और उनका देश भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, वहाँ मौजूद थे और उन्होंने देखा था कि कैसे लाठी में स्टील को लपेट के किस तरीके से उस समय क्रांतिकारियों को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। तो ये पूरी जो रिपोर्ट थी घटना की, वो हमें पता चलता है वेब मिलर से। वेब मिलर जो कि अमेरिकी पत्रकार थे, वो उसी समय मौजूद थे और उन्होंने पूरी घटना को बहुत ही विस्तृत तरीके से कवर किया था। अगला सवाल देखते हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, कौन सा कथन सही या गलत है फ्रीडम आर्मी या फिर मुक्ति सेना के संदर्भ में। तो स्वतंत्रता सेना या मुक्ति सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। पहला लाइन ये है कि हिटलर की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में फ्रीडम आर्मी या फिर स्वतंत्रता सेना का गठन किया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा लाइन है स्वतंत्रता सेना में जर्मनी और इटली के द्वारा जो पकड़े गए भारतीय मूल के सभी युद्ध कैदी थे उन्हें ही इस आर्मी में शामिल किया गया था, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही 1 और 2 सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से सदस्य मौजूद नहीं थे सदस्य के तौर पर चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी में, यानी निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं थे। चंपारण में आपको पता है कि जब सत्याग्रह हुआ था 1917 में, नील की खेती जब होती थी और उसमें हम 3 कठिया सिस्टम पढ़ते थे, जिसमें ये कहा जाता था कि अगर आपके पास खेत है उसके 20 हिस्से कर लीजिए तो 3 हिस्सा जो होगा 20 हिस्से में से उसमें आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की खेती करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब वो आपकी भूमि धीरे धीरे समय के साथ बंजर होती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा कोई फसल आप उगा नहीं सकते हैं। और जो भी प्लांटर थे, जो भी खरीदारी करते थे किसानों से, वो अपने मनवाकिफ रेट पे खरीदते थे। शुरू में आपको पैसे दे देते थे कर्जे के रूप में और बाद में इतनी फसल का दाम नहीं देते थे कि आपका कर्जा चुकता हो जाए, तो आप कर्जे में दबे रह के अगली बार फिर से नील की खेती को जारी रखते थे। इन्हीं सब चीज़ों से दूर रखने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों की समस्याओं को बताने के लिए जो उस समय महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी जी के पास, महात्मा गांधी जी जब वहाँ चंपारण जाते हैं तो महात्मा गांधी जी समस्या को देखते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो जांच करने के लिए सोचते हैं और किसानों का बहुत बड़ा उनको सहयोग मिलता है। फिर जब मामला बढ़ता है तो अंग्रेज़ों के द्वारा चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसे हम चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं। और उसकी जो इस समिति की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे आपके FG इसले। तो नाम याद रखिएगा कि जो FG इसले थे ये तो उसके चेयरमैन थे, ये तो उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, तो ये तो मौजूद थे। लेकिन जो नहीं थे वो थे अनुग्रह नारायण, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। DG रेड भी उस कमेटी में थे, FG इसले भी थे और महात्मा गांधी तो उसमें मौजूद थे ही। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब आपके सामने देखिए कुछ विद्रोह है महत्वपूर्ण और सामने ये बोला गया है कि कौन सा उनका घटित वर्ष सही नहीं है। तो कोल विद्रोह जो है वो 1831 से 32 के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। अहोम विद्रोह जो 1828 में होता है ये भी बिल्कुल ठीक है। एक आंदोलन हुआ था 1922 में, ये भी ठीक है। संथाल का जो विद्रोह हुआ था संथालों के द्वारा दमन को क्षेत्र में, जो कि राजमहल हिल से लेके और झारखंड के साइड में आता है, तो वहाँ पे 1859 से 60 के बीच में नहीं हुआ था, ये गलत है। ये 1855-56 में हुआ था। जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, नील विद्रोह, वो आपका 1859 से 60 के बीच में हुआ था। अब आप में से कोई भी नील विद्रोह के बारे में या नील दर्पण उसके ऊपर जो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, नील विद्रोह कब हुआ, उसके बारे में कुछ भी 5-6 लाइन अगर आप लोग कोई भी लिख देता है अच्छे तरीके से, तो उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जैसे हर बार आप लोग कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। तो संथाल लोगों के बारे में यही सब चीज़ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला स्टेटमेंट है, वो पहले मुस्लिम जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था वो अल बरूनी हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम जो हैं वो अल बरूनी थे। महमूद गजनी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक तरफ संस्कृत की कुछ लिखावट थी, उसमें लेख था सिक्के पर, और दूसरी तरफ अरेबिक लेख था,
जो हमें देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ आप सिक्के को देखेंगे तो अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलेगा और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो संस्कृत के कुछ अक्षर उसमें लिखे हुए आपको नजर आएंगे। तो देखिए, महमूद गजनी ने ये सिक्के जारी नहीं किए थे, ये मोहम्मद गोरी ने किए थे। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि महमूद गजनी तो रेड मारता था, भारत पे आक्रमण किया, धन लूटा और अपने देश वापस लौट गए। लेकिन जो गोरी थे, उनकी लड़ाई काफ़ी अंदर तक हुई थी भारत में। कन्नौज के पास में आपको पता होगा, चंदावर की जो लड़ाई हुई थी फिरोज़ाबाद के पास में 1194 में, उसमें गढ़वाल राजा जो थे वो जयचंद की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है वहाँ पर बाकी लोकल लेवल पे जो छोटे मोटे राजा थे, जमींदार थे, उन लोगों के बीच में अपने सिक्कों को प्रचलित करने के लिए जो गढ़वाल राजा उस समय के चांदी के सिक्के को इस्तेमाल करते थे, तो उसमें माँ लक्ष्मी के बैठे हुए हिस्से को दिखाते थे, माँ लक्ष्मी को उसमें सिक्के में गढ़ते थे। तो उसी तरीके का कुछ सिक्का मोहम्मद गोरी ने भी जारी किया था। आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी हम जानते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो चंद बरदई थे, चंद बरदई जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे, यानी कि चंद बरदई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये बिल्कुल सही बात है। 1182-83 में चंदेल राजा परवर्दी जो थे उनके शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान ने जेजा भुक्तिया बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। परमार्दी के समय में ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, जिस पर चालुक्य या सोलंकी वंश के भीम द्वितीय का शासन था। ये भी ठीक है। और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गोरी से हार गए थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1191 जो था, पहला लड़ाई हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसे हम पहला बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, प्रथम तराइन का युद्ध। और दूसरा जब तराइन का युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की हार होती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो ये कि चंद बरदई जो हैं उनको प्रथम हिंदी कवि होने का गौरव प्राप्त है, तथा उनकी रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो को प्रथम हिंदी कृति होने का गौरव प्राप्त है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। ये लाइन एकदम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वही जो हम लोग को डिस्कशन किया है वही सब चीज़ है। अब चलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। इस तरह से सवाल आता है आपके पास कि एक तरफ दे देगा देश का नाम और दूसरी तरफ दे देगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम कृषि, और बोल देगा कौन सा सही सुमेलित है, सही देश के साथ में कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए, लदांग जो है, झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम बोलते हैं, वो मलेशिया में कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तोंगिया म्यांमार में, कैनगिन फिलीपींस में, और छेना जो है, चेना वो वियतनाम में बोला जाता है। नहीं, चेना जो है वो श्रीलंका में बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डायग्राम से जब देख लेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, अब आप यहाँ पे फोकस करिएगा। तो लदांग जो है वो मलेशिया में कहा जाता है, ये अपना मलेशिया, वहाँ लदांग। तोंगिया बर्मा में कहा जाता है, तामराई थाईलैंड में कहा जाता है, कैनगिन फिलीपींस में कहा जाता है, हुमा झूम कृषि को जावा में कहा जाता है, चेना श्रीलंका में, और मिल्पा मैक्सिको में। तो इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही या गलत है आपको बताना है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है, ये सही है नहीं आपको बताना है। इट जिगजैग्स अराउंड पॉलिटिकल बॉर्डर सच एज ईस्टर्न रशिया एंड अलास्कास एल्यूशियन आइलैंड्स, यानी यह पूर्वी रूस और अलास्का के एल्यूशियन द्वीप समूह जैसी राजनयिक सीमाओं के आसपास टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट तो देखिए ठीक है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट जो है रशिया और यूएस के बीच में, वहाँ से ये पास होती है, न कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो मैप में जब हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये जो एल्यूशियन द्वीप है अलास्का का, देखिए उसके बगल से रशिया के पास से ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, यहाँ से सीधे नहीं पास की। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तारीख लाइन है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये बेरिंग स्ट्रेट है, न कि जिब्राल्टर है। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को अगर आप देखेंगे इस दूसरे डायग्राम में, तो ये आपका यूरोप को अलग करता है अफ्रीका से। और स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे
तो स्पेन को अलग करता है मोरक्को से। तो अफ्रीका का जो मोरक्को है और यूरोप का जो स्पेन है, उन दोनों को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए जिब्राल्टर जो नाम पड़ा है, ये जिब्राल्टर द्वीप है, यूके के अंतर्गत आता है जिब्राल्टर, उसी के नाम पे ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। जो फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, वो लुजॉन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, लुजॉन स्ट्रेट जो है, लुजॉन जल डमरू मध्य, वो ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ से हम डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका लुजॉन स्ट्रेट यानी लुजॉन जल डमरू मध्य, ऊपर ताइवान और नीचे फिलीपींस को अलग करता है। दूसरी चीज़ ये देखिए, फिलीपींस की सबसे बड़ी जो आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है, वो है लुजॉन द्वीप, और इसी पर इनका कैपिटल जो है वो मनीला स्थित है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने सवाल ये है कि इंडोनेशिया का सबसे ईस्टर्न साइड द्वीप कौन सा है। ये हिंदी में भी इसका क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, इंडोनेशिया के जितने भी द्वीप आपके सामने ये नाम लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि सबसे पूर्वोत्तर साइड में कौन सा द्वीप है, क्योंकि एक बार अरेंज करने को दिया जा चुका है, जावा, बाली, लोम्बोक या सुम्बावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुम्बावा। कैसे? अब इस मैप को आप अच्छे से देखिए, ये इंडोनेशिया है लगभग। तो सबसे पहले आपका कौन सा ये आइलैंड पड़ रहा है, ये है सुमात्रा। इसके बाद आप पूर्वी साइड जाएंगे तो जावा, उसके बाद देखिए ये बाली, लोम्बोक और सुम्बावा। अब उसके बाद आता है ये सुम्बा, और आपसे अगर फ्लोर्स पूछ दे तो ये फ्लोर्स जो द्वीप है ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो इतना पूर्वी साइड आप जब जाएंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले सुमात्रा, फिर जावा, उसके बाद बाली, लोम्बोक, सुम्बावा, सुम्बा, और उसके बाद है फ्लोर्स। फ्लोर्स अगर नाम कहीं आपको देखने को मिलेगा द्वीप, तो समझ जाइएगा कि इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी द्वीप यही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए प्रेरीज जो घास है उसके बारे में आपको यहाँ पे सवाल कुछ ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रेरी जो है ये एक बहुत ये समझ जाइए कि प्रेरी जो है वो मध्यम तापमान वाला, मध्यम वर्षा वाला और कुछ पेड़ों के साथ समतल घास के मैदान का एक विशाल विस्तार है। यानी प्रेरीज आर इनॉर्मस स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट ग्रासलैंड। बिल्कुल ठीक है, बहुत दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको घास का मैदान ही नजर आएगा। और यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, मतलब 27, 26, 28। मॉडरेट रेनफॉल है, नॉर्मल सी बारिश है 70, 80, 90 सेंटीमीटर, और कुछ पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये सिर्फ यूएस और कनाडा में देखने को मिलता है? नहीं, ये आपको यूएस, कनाडा और मैक्सिको तीनों जगह पाया जाता है प्रेरीज। ये आपका रेन शेडो जो क्षेत्र है रॉकी माउंटेन्स के बनने की वजह से वहाँ मिलता है, यानी इनका निर्माण रॉकी पर्वतों द्वारा निर्मित वर्षा छाया क्षेत्र के कारण होती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए अगर आप मैप देखेंगे तो मान लीजिए इधर है आपका रॉकी माउंटेन, तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी शुष्क वाली हवाएं नीचे की तरफ आएंगी। यहीं पे आपका कम बारिश होगा, मॉडरेट बारिश होगा, और ये आपका प्रेरीज घास का मैदान है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, यानी उत्तर अमेरिकी प्रेरी क्षेत्र कृषि के लिए आदर्श है। बिल्कुल सही बात। तो दूसरा वाला ऑप्शन केवल हटा दीजिए कि सिर्फ यूएस और कनाडा में प्रेरी मिलता है, जबकि यूएस, कनाडा और मैक्सिको तीनों में प्रेरी आपको देखने को मिलता है। तो बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। एक बहुत फेमस पायरेनीज पहाड़ श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, वो कौन से दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। एक बार मैप देखेंगे तो यहाँ से क्लियर होगा। देखिए ये है आपका फ्रांस, ये है आपका स्पेन, बीच में पर्वत श्रृंखला है पायरेनीज। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जो कि छठवां सबसे छोटा देश है यूरोप का, वो है आपका अंडोरा, इसी पायरेनीज पहाड़ी पे स्थित है। ये है आपका पुर्तगाल। और आप ये बताइए कि जिस द्वीप पर ये स्पेन और पुर्तगाल हैं, ये जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, उस प्रायद्वीप का नाम क्या है? आपको ये बताना है कि जिस प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला पर ये स्पेन और पुर्तगाल मौजूद हैं, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। यहाँ पर बे ऑफ बिस्के को ध्यान दीजिएगा कि बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। अब आपके सामने ट्राइब्स के नाम दिए हुए हैं, जनजाति के, और सामने उसका स्थान है, और आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए लैप्स जो है वो स्वीडन और फिनलैंड में पाए जाते हैं जनजातीय लोग, ये बिल्कुल ठीक है। रूवाला जो है वो अरब के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। पुन्नान जो है वो बोर्नियो द्वीप पे पाए जाते हैं, बोर्नियो द्वीप जिसका 1% हिस्सा आपका ब्रुनई है, और 33% हिस्सा लगभग उसका मलेशिया है, और 2/3 हिस्सा उसका लगभग इंडोनेशिया है।
कोरियक जो आपकी जनजाति हैं वो अलास्का में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो रशिया और यूक्रेन में पाए जाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोरियक ट्राइब अलास्का में नहीं बल्कि रशिया में पाया जाता है, और इसकी कुछ जनसंख्या जो है वो यूक्रेन में भी पाई जाती है। अब देखिए, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। कनाडा के पास सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, यानी कि कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है। ये बिल्कुल सही बात है। कजाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है, यानी कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध या भूबद्ध देश है। ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन, इस तरह का हम लोगों ने मैप में देखा था, उसको आज देखते हैं। निजाम सागर बांध जो है वो गोदावरी नदी पर है? नहीं, निजाम सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं है, बल्कि गोदावरी की जो सहायक नदी है, यहाँ देखिए मैप में, मंजीरा नदी, उस पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। और दूसरा, प्राणहिता नदी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, जो लगभग 34% उसके ड्रेनेज बेसिन का हिस्सा है। ये बिल्कुल ठीक है। यानी प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इसके जल निकासी बेसिन या जल संभर या द्रोणी का लगभग 34% हिस्सा है। अब एक बार हम लोग गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों का रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, त्र्यंबकेश्वर के पास से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। जब गोदावरी नदी हमारी आगे बढ़ती है तो उसके पास एक सहायक नदी आके मिलती है, जिसे हम प्रवरा बोलते हैं। दूसरी तरफ से आके मिलती है बाएं तट से पूर्णा नदी। तो प्रवरा और पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। जब हमारी गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो इस पर एक बांध आपको देखने को मिलता है, जो है जायकवाड़ी बांध। फिर हमारी गोदावरी नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक और सहायक नदी आके जुड़ती है, जिसका नाम है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी के ऊपर ही एक बांध बना हुआ है, जो है आपका निजाम सागर बांध। उसके बाद एक और नदी आके इसमें दाहिने तट से मिलती है, इसकी सहायक नदी, जिसे हम मन्नैर बोलते हैं। जब हमारी गोदावरी नदी आगे जाती है तो इसमें एक और बड़ी सहायक नदी, जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है, वो है प्राणहिता। प्राणहिता 3 नदियों से मिलकर बना है। पहले पेन गंगा और वर्धा का आपस में संगम होता है, तो भी हम इसे वर्धा ही बोलते हैं। और वर्धा और वेन गंगा का जब संगम होता है तो फिर ये मिलकर प्राणहिता नदी बनता है, जो कि बाद में जाकर गोदावरी में मिल जाता है, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता नदी। फिर धीरे धीरे हमारी गोदावरी नदी जब आगे बढ़ती है तो इस पर पोल्लावरम बांध बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के साइड से एक नदी आके इसमें मिलती है, जो कि इंद्रावती नदी है। इसी पर इसके नाम से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इंद्रावती नेशनल पार्क है। और उसके आगे आने पर यहाँ पे एक जलप्रपात है, यानी कि फॉल है, जो कि हम कहते हैं चित्रकूट फॉल या चित्रकूट जलप्रपात। फिर हमारी गोदावरी नदी जब आगे बढ़ती है तो किन्नर सानी नदी है इसकी, और उसके बाद लास्ट में शबरी नदी मिलती है। फिर फाइनली वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो इतना आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।